हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन डेटा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिसंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इन दिनों में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आइए देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर का पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सहकार प्रज्ञा पहल जो है वो शुरू की है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्चेस सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सहकार प्रज्ञा नामक एक जो है पहल शुरू किया है। ठीक है, सहकार प्रज्ञा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम की एक पहल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से भारत और सहकार क्षेत्र क्षमता विकास में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और एनसीडीसी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रदान भी किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य जो है वो ज्ञान और संगठन कौशल प्रदान करना है और देश भर में प्राथमिक सहकार समितियों को तैयार करने में प्रयास करना है। ठीक है, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में एक बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम भी होगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल आय महोत्सव मध्य प्रदेश लॉन्च किया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्चेस वर्चुअल आय महोत्सव मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। ठीक, तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मध्य महोत्सव मध्य प्रदेश का पहला आभासी संस्करण जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, 10 दिवसीय यह महोत्सव 1 दिसंबर 2020 से जो है शुरू होगा। इसे जो है ट्राइबस इंडिया के वेबसाइट www.tribusindia.com पर होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, वर्चुअल लॉन्च के मुख्य आकर्षण में मध्य प्रदेश के आदर्श आदिवासी नृत्य और संगीत के कारीगरों के कार्यस्थल और झांकियां भी एक आभासी दौरे में शामिल की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इनवाइटेड बाय इंडिया एज 2021 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। ठीक है, तो भारत ने 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में यूके के प्राइम मिनिस्टर जोरिस जॉनसन को इनवाइट किया है। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2021 गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक रूप से आमंत्रित जो है वो करने की उम्मीद है। ठीक है, जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल यूनाइटेड किंगडम के पीएम मोदी जी के G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो 1993 में जॉन मेजर आए थे। ठीक है, 1993 के बाद से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कभी इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन 2021 के गणतंत्र दिवस में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो बोरिस जॉनसन को इन्वाइट करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्यधर झील के उद्घाटन किया है। ठीक है, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज इनॉग्रेटेड द सूर्यधर लेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। दोस्तों ये जो झील है ये डोईवाला देहरादून में स्थापित किया गया है। 2000 में इसकी उद्घाटन की गई है। डिटेल हम देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधर झील का उद्घाटन जो है किया है। सूर्यधर झील जो है वो 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है, जिसकी क्षमता जो है 70,000 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, 18 से 20 गांवों को पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के अलावा झील क्षेत्र में जल संसाधनों को रिसर्च करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद जो करेगी, जो कि वहां के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित भी करेगी। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो उत्तराखंड के जो सीएम उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो राज्यपाल उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। ठीक है, कर्नाटका फर्स्ट 11.5 मेगावाट पावर प्लांट बीइंग सेट अप एट विच प्लेस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये बिदादी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो कर्नाटका में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बिदादी बेंगलुरु में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला जो है रखी है। ठीक है, यह कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KPCL द्वारा स्थापित किए गए जा रहे राज्य में अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है और 600 टन नगर पालिका के कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। ठीक है, यह पावर प्लांट जो है मौजूदा पावर ग्रिड में 80.5 मिलियन यूनिट
बिजली जो है जोड़ेगा। पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण जो है रुपए की जो लागत बताई जा रही है वो 260 करोड़ बताई जा रही है, जो कि 2022 तक चालू होने की संभावना बताया गया है। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो बेसिकली कचरों को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेस में। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वहां के वाजूभाई वाला। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, भारत ने निम्नलिखित में से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एंटीशिप वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एंटीशिप वर्जन जो है सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया है। डिटेल्स की देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक, परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहे परीक्षण के भाग के एक रूप में आयोजित जो है किया गया था। DRDO द्वारा विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज के साथ भारतीय नौसेना के INS रणविजय से लॉन्च किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में कार निकोबार द्वीप समूह के पास अपने लक्ष्य जहाज को सफलतापूर्वक जो है मार गिराया। ठीक है, इस मिसाइल का दोस्तों पहले भी बहुत सारे टेस्ट फायर किया गया है, लेकिन जो हाल ही में टेस्ट फायर किया गया है वो कौन सा था, वो जहाज रोधी यानी कि नेवी शिप से उसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्पल कुमार सिंह को सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिवालय का महासचिव जो है नियुक्त किया है। ठीक है, उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से लागू होगी। वे स्नेहलता श्रीवास्तव का नेतृत्व जो करेंगे। श्री सिंह उत्तराखंड केडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें कैबिनेट सचिव के पद पर और दर्जे में लोकसभा में महासचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि शॉर्ट फॉर्म पे से आप जानते हैं NDDB के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया है वर्षा जोशी यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा वो सही आंसर है। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारत सरकार ने IAS अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। ठीक है, वो वर्तमान में संयुक्त सचिव CDD पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय पशुपालन डेयरी भारत सरकार के रूप में कार्य जो है कर रही थी। ठीक है, दिलीप रथ के कार्यकाल के साथ NDDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2020 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था दिलीप रथ का, जो इससे पहले जो है NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उनका कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया था और उसके बाद जो है वर्षा जोशी जी को उनका जो कार्यकाल है वो 1 दिसंबर 2020 से शुरू किया गया। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB की स्थापना जो हुई थी वो 16 जुलाई सन 1965 को हुई थी और इसका जो बोर्ड का मुख्यालय वो है आनंद, गुजरात में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बाटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों संदीप कटारिया को नियुक्त किया गया है यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो बाटा संगठन ने संदीप कटारिया को नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। वैश्विक यानी कि वर्ल्ड वाइड CEO नियुक्त किया है। ठीक है, वो पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा हेडक्वार्टर ल्यूशन स्विट्जरलैंड की वैश्विक भूमिका पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जब से बाटा लॉन्च होने के 126 साल हो चुके हैं बाटा को कार्य करते हुए और 126 साल में जो बाटा के पहले भारतीय CEO बने हैं संदीप कटारिया। ठीक है, इससे पहले कटारिया 2017 में बाटा इंडिया के CEO थे। कटारिया के तहत बाटा इंडिया औपचारिक कम समय के भीतर भारत के सबसे बड़े फुटवेयर रिटेल में बदलने में कामयाब रहा। ठीक है, तो इससे पहले जो है संदीप कटारिया जी जो थे वो केवल भारत के ही बाटा के ऑर्गेनाइजेशन के CEO थे, लेकिन अब जो है उन्हें वर्ल्ड वाइड CEO वो जो है बना दिया गया है। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी इंडियन को बाटा के वर्ल्ड वाइड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते कुछ उपयोगी नोट्स की। तो बाटा का जो मुख्यालय है ये है लॉजन स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1800
1994 में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन बीआरओ का नया महानिदेशक बन गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। ठीक है, तो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ जो बने हैं वो है लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा वो सही आंसर है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बीआरओ के नाम से जानते हैं, कि 27वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनकी जो नियुक्ति है वो 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी है। ठीक है, बीआरओ चीन और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सड़क के निर्माण और रखरखाव के जिम्मेदार हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो बीआरओ का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, और बीआरओ के जो संस्थापक थे वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो दोस्तों यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार लाहौर सिटी जो है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो डिटेल देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए दोस्तों। तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया वायु प्रदूषण आंकड़ों के अनुसार लाहौर जो कि पाकिस्तान की राजधानी है उसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है घोषित किया गया है। ठीक है, लाहौर की जो रेटिंग है वो 423 रेटिंग है पीएम रेटिंग के अनुसार। वहीं अगर बात करें दूसरे स्थान पे तो नई दिल्ली जो है वो 229 रेटिंग के साथ नई दिल्ली दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो 178 पीएम रेटिंग के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया है ताकि लोग को यह अनुमान जो है लगाया जा सके कि जो वो जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे जो सांस लेना सुरक्षित है या नहीं है। ठीक है, ये कुछ रीडिंग्स है जो कि AQI द्वारा जारी किया गया है, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म पे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भारत का स्थान है वो नई दिल्ली शहर जो है वो दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर लाहौर है और तीसरे स्थान पर काठमांडू है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत में जो रैंक है वो क्या है। ठीक, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में जो भारत का रैंक है वो 8वां। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भारत को 2019 में आतंकवादी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर जो है रखा गया है। ठीक है, भारत का जो है GDI स्कोर 10.7 में से 7.35 है। ठीक है, भारत में 277 मौतें दर्ज की गई है, 439 घायल और 558 2019 आतंकवादी के कारण की घटनाओं के कारण। ठीक है, आतंकवादी के कारण जम्मू और कश्मीर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो रहा है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। ठीक है, इसने 165 हमले और 103 मौतों की सूचना दी है। कश्मीर में 3 सबसे सक्रिय समूह जैसे मोहम्मद, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा थे। वहीं बात करें अगर छत्तीसगढ़ की दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में भारत में 85 हमले और माओवादियों चरमपंथियों से 23 मौतों के साथ दूसरे सबसे प्रभावित क्षेत्र भारत के अंदर वो रहा है। ठीक है, आतंकवादी से सबसे अधिक प्रभावित अगर देशों की बात करें तो 9.592 स्कोर के साथ जो है अफगानिस्तान 163 देशों में सबसे खराब आतंकवादी प्रभाव वाले देश का रूप में सूचकांक में सबसे ऊपर है। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान का जो रैंक है वो नंबर 1 पे है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर इराक और दूसरे स्थान पर है इराक और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 8। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि MDH मसाले के मालिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, हु वाज द ओनर ऑफ MDH मसाला हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है दोस्तों, इनके जो मालिक है इनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम महाशय गुलाटी है, जिन्हें आप जानते भी होंगे। ठीक है, MDH मसाले के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन जो हो गया है। उनका जन्म जो है 1923 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, उन्हें दालजी या महाशय जी कहा जाता था। एक उसूल छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी में शुरुआती के दिनों में पिता के मसाले व्यवसाय में शामिल होकर किया था, और 2019 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय